स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हमारी चर्चा का विषय है न्यायपालिका का अराजक होता दृष्टिकोण। मुद्दा क्या है कि एक हाई कोर्ट में जज हैं, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध ही उंगली उठा दी है। उनका आरोप है कि मेरी सीनियरिटी को अनदेखा करते हुए मेरे से जूनियर जजों को हाई कोर्ट में जज बनाने वाले लिस्ट में उनका नाम भेज दिया गया। तो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से इसके बारे में जाननी चाहिए, या आरटीआई का प्रयोग कॉलेजियम सिस्टम के रूप की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न किया कि जजों की नियुक्ति का आधार क्या है। पहली बात, किस बेस पर आपने मेरी सीनियरिटी को या मुझे नेग्लेक्ट किया। मैं इतना सीनियर हूं तो मुझे मेरा नाम पैनल लिस्ट में नहीं है और मेरे जूनियर्स का है। कहीं ना कहीं आपकी कार्य पद्धति ठीक नहीं है, इसको मूल्यांकन करने की जरूरत है और मुझे बताइए। मतलब एक जज ने ही जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर जारी गतिविधियों की जानकारी मांगी है। हाल के दिनों में बड़ा चर्चित मुद्दा है जिसमें जज ही न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाते दिखेंगे। अब जवाब क्या आया है? कॉलेजियम सिस्टम की हिमायती या भारत के न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को संचालित करने वाले जितने भी समूह हैं, उन्होंने कहा कि हमारे गोपनीयता के कुछ मानक हैं, हम इनको उजागर नहीं कर सकते हैं। इससे न्यायपालिका की जो भी प्रतिष्ठा है, उसके जो भी मानदंड हैं, उसका उल्लंघन होता है और हम इसकी जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह इसके दायरे के बाहर है। यह कहना है कॉलेजियम के समर्थकों का। कहने का मतलब है कि जो भी गोपनीयता का रूल्स रेगुलेशन हम पालन करते हैं वो हम बाहर नहीं ला सकते हैं, वो हमारे लिए गोपनीय है और इससे हमारी प्रतिष्ठा के ऊपर भी आंच आएगी और हम इसकी जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी गतिरोध का दौर जारी है। इससे विमर्श क्या सामने आया है? विमर्श सामने आया है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो कॉलेजियम सिस्टम है वो अब पुनः एक बार फिर हमारे सामने विवादों के घेरे में आ रही है। चर्चा क्या हो रही है कि जजों की नियुक्ति का मामला भारत में अपने आप में अनोखा है और दुनिया के किसी भी देश में यह व्यवस्था नहीं है जिसमें जज ही जज को नियुक्ति करते हैं, जज ही जजों के कार्य पद्धति का मूल्यांकन करते हैं, जज ही जजों का नंबर भी देते हैं, उनकी पोस्टिंग भी करते हैं, उनका प्रमोशन भी करते हैं और उनका प्रोटेक्शन भी करते हैं और दूसरा कोई अन्य और उनके कार्य पद्धति पर उंगली नहीं उठा सकता। एक आरोप यह भी है कि भारत में 20 ऐसे जजों के परिवार हैं जिनके बेटे, जिनके बहू या जिनके अंकल सिंड्रोम वही जज बनते हैं। बाप भी जज तो बेटा भी जज। यह व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में जितने भी जुडिशरी हैं उसमें जो जजों की नियुक्ति होती है उनमें उनकी ऊपर खुली बहस होती है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी होती है जो उनकी नियुक्ति करती है और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी का पालन 100% होता है और उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सीमा रेखा भी खींच दी गई है कि इसके बाहर नहीं जाएंगे या इसके दायरे में ही रहना है। भारत में देखिए तो ट्रांसपेरेंसी 0% है, पहली बात। दूसरा, ना इसके ऊपर खुली बहस होती है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जज परमेश्वर है। जज एक बार नियुक्त कोई डिसीजन दे दे, उसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते कि आपने यह जजमेंट क्यों दिया। एक चीज और भी थी कि भारत में कितने करोड़ मुकदमे लंबित हैं, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भारत में न्यायपालिका में 98% मामले भ्रष्टाचार से प्रभावित हैं या सिर्फ 2% ही सही न्याय होता है और 98% में पैसे भ्रष्टाचार का प्रभाव देखा जा सकता है। ऊपर से नीचे तक सिस्टम करप्ट है। ये मैं नहीं, एक पूर्व जस्टिस खेर का स्टेटमेंट है। सरकार ने इसको सुधारने के लिए नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया। सरकार ने इसको सुधारने के लिए ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज भी बनाया, लेकिन न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का चर्चा करते हुए इन दोनों को अवैध घोषित करके इसके ऊपर रोक लगा दी। यहीं से बात आती है कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं और अधिक अराजक होते जा रही है। इसकी अराजकता यहीं तक सीमित नहीं है। लंबे समय से इसके ऊपर
बहस भी होते रही है, खासकर बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जब से आई है तब से इसके ऊपर विवाद का दौर जारी है। 1980 के पहले भी कई ऐसे मामले थे जिसमें न्यायपालिका अराजक होती दिखी, 1980 के बाद भी दिखाई दे रही है और अभी भी दिखाई दे रही है। अभी का क्या मामला है वो आपके आंखों के सामने है। न न्यायपालिका अपने कार्य पद्धति में सुधार कर रही है, न जजों की नियुक्ति को एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी उसमें ला रही है, न अपने ऊपर जो आलोचना उठ रही है उसको शॉर्ट आउट करने में कहीं मशगूल दिख रही है। उल्टे दिल्ली में एक जज के घर में भरे हुए नोट भी मिले, उनको डिसमिस तक भी नहीं किया, उनकी चर्चा भी नहीं होने दी और उनको एक दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। कुल मिलाकर के अभी भी न्यायपालिका अपनी बेलगाम, अनियंत्रित और अराजक वाली स्थिति में जारी है। कैसे इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित होगा, कैसे न्यायपालिका की यह भूमिका बदलेगी और कैसे न्यायपालिका के ऊपर जो भी उंगली उठ रही है उसके ऊपर सुधार होगा, इसके लिए एक गहन चुप्पी देखी जा रही है। सरकार की मजबूरी है कि जैसे ही सरकार न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करते हुए सुधार की कोशिश करती है तो तुरंत न्यायपालिका हमलावर हो जाती है और सरकार को भी बचाव पक्ष में आना होता है, क्योंकि विपक्ष न्यायपालिका के साथ होता है। कहीं कहीं न्यायपालिका सरकार के कामकाज में इंटरफेरेंस करते हुए, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं वो इंटरफेरेंस सब पॉजिटिव भी होता है, कहीं ना कहीं निगेटिव भी होता है, तो ये उतार चढ़ाव का दौर चलता रहता है। अब इसमें बसते हैं हम जैसे सामान्य नागरिक। अभी तक न्यायपालिका के ऊपर वैचारिक हमले नहीं होते थे, अटेम्प्ट टू कोर्ट लग जाता, कंटेम्प्ट टू कोर्ट का मामला चल रहा था, लेकिन जब से सोशल मीडिया की भागीदारी तय हुई है, न्यायपालिका के कोर्ट रूम में जारी होने वाले बहस भी अब सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों भी प्रभावी है और इससे न्यायपालिका के ऊपर दबाव भी बढ़ रहा है और इनकी आलोचना भी हो रही है। एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर खूब सारे हमले हुए, वैचारिक हमले हुए। एक पल के लिए लग रहा था कि वो हमले गलत है, लेकिन थोड़े दिन बाद लगा कि ये हमले होने भी चाहिए, जब हम इस देश में व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को, पीएम को, राष्ट्रपति को उनके कार्यों के आधार पर दोषी या श्रेय दे सकते हैं या दोषी ठहरा सकते हैं, तो फिर जजेज क्यों नहीं। शायद यही वैचारिक हमला है कि 2 जज इसके शिकार होते बचे। एक धर्म के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी की, फिर कांग्रेस पार्टी का कैसे क्या किस तरह हुआ। कुल मिलाकर के कई सारे विश्लेषक यही कहते हैं कि न्यायपालिका भी समीक्षा के दायरे में होनी चाहिए और जजों की कार्य पद्धति भी समीक्षा के दायरे में होनी चाहिए, तभी यह संस्था अपने उत्तरदायित्व को समझेगी और अपने अंदर खुद सुधार की पहल करेगी। तो अभी तो फिलहाल यही वातावरण बन रहा है, लेकिन अब देखना यही है कि क्या नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जैसे जो पहल न्यायिक समस्याओं के समाधान के लिए सोचा जा रहा है उसके ऊपर मार्ग बनेगा या नहीं बनेगा, या ये समस्या ऐसे ही रहेगी। तो देखते हैं आगे क्या दौर पनपता है। थैंक यू।